नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के हित में जो एक बड़ा फैसला लिया है, 3,70,000 करोड़ रुपए के एक पैकेज की घोषणा की है। उर्वरक सब्सिडी को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। किस तरह से किसानों को फ़ायदा होगा, किस तरह से देश की खेती को फ़ायदा होगा और देश के पर्यावरण और स्वास्थ्य पर क्या असर होगा इन फैसलों का, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। देश के केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आपका स्वागत है बहुत बहुत संसद टीवी पर। नमस्ते। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि एक बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया है जो उर्वरक से संबंधित है। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस बात पे फोकस करते हैं कि देश का किसान कैसे मजबूत हो आर्थिक दृष्टि से और देश की खेती को कैसे बढ़ावा मिले। क्या महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि फैसला जो है वो 3,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज का है। क्या है वो? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसान के हित में देश की मिट्टी की सेहत को बचाने के लिए जो महत्वपूर्ण फैसला लिया है, ये फैसले का 4 कंपोनेंट है और 3,70,000 करोड़ रुपया आने वाले 3 साल में एक विशेष पैकेज के रूप में खर्च किया जाएगा। उसमें पहला कंपोनेंट है कि यूरिया सब्सिडी जो आज किसान के लिए सरकार देती है, वो सब्सिडी के लिए 3,68,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया जी। दूसरा है पीएम प्रणाम। एक ऐसी योजना है जिसमें भारत सरकार आज फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी देती है और ये सब्सिडी का उपयोग करके किसान खाद खरीदते हैं। लेकिन देश की स्थिति ये हुई कि खाद का अनबैलेंस यूज होने लगा। देश में प्रधानमंत्री जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड देने के लिए काम किया, तो इस सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग नहीं हो रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों साथ में मिलकर उसके ऊपर काम करें तो परिणाम आएगा। तो आज केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग बढ़ने से मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है, उत्पादन क्षमता कम हो रही है और मिट्टी उपजाऊ नहीं रही है। तो क्या करें? तो पीएम प्रणाम योजना के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार साथ में मिलकर अपने स्टेट में केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग कम करेगा जी। तो उसको जो सब्सिडी बचेगी उसमें से 50% रिएम्बर्समेंट के रूप में राज्य को दिया जाएगा। तो ये पैसा का उपयोग करके राज्य सरकार अल्टरनेट फर्टिलाइज़र को बढ़ावा दे और बैलेंस फर्टिलाइज़र का यूज करे ताकि फर्टिलाइज़र का कंजप्शन कम हो, मिट्टी की सेहत बनी रहे और किसान का उत्पादन बढ़े जी। तीसरा फैसला था, आज देश में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गोवर्धन योजना के तहत जो एनिमल डंग्स होता है उसमें से बायोगैस निकालो। तो बायोगैस हमें आज ज़्यादातर गैस बाहर से खरीदना पड़ रहा है, बायोगैस से गैस मिले। और जब बायोगैस बनाना है तो आपको एनिमल डंग खरीदना पड़ेगा, तो एनिमल डंग खरीदे तो किसानों को पैसा मिले। और जब ये प्लांट से स्लरी निकलती है तो ये स्लरी किसान को फर्टिलाइज़र के रूप में काम आती है। तो ऐसे बायोगैस प्लांट को प्रोत्साहित करने के लिए उसकी स्लरी में से मैन्योर बना के बेचने के लिए 1 मैट्रिक टन पर 1,500 रुपये की सब्सिडी घोषित की गई, यानी कि 1,451,000 करोड़ रुपया गोवर्धन योजना के तहत जो फर्टिलाइज़र बनेगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनेगा, उसका उपयोग के लिए सब्सिडी दी जाएगी। और चौथा कंपोनेंट ये पैकेज का है सल्फर कोटेड यूरिया जी। सल्फर कोटेड यूरिया यानी कि जो यूरिया है उसके पर सल्फर का कोटिंग करने से स्लो रिलीज हो जाता है। तो जब स्लो रिलीज हो जाता है तो फ़ायदा ये होता है कि लॉन्ग टाइम तक फसल को यूरिया मिलता रहे। तो 4 योजना को इकट्ठी करके एक पैकेज के रूप में 3,17,000 करोड़ रुपया
किसानों के हित में खर्च करके देश की मिट्टी को बचाना है, देश के किसान की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है और देश में किसान की इनकम को भी बढ़ाना है। ये 3 कंपोनेंट, 3 गोल को अचीव करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये एक विशेष पैकेज के रूप में आज कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया है। जी मनसुख जी, अगर मैं बात उर्वरक की करूं तो लगातार सरकार इस बात पे जोर दे रही है कि जो रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल, केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होता था, उस पर अंकुश लगे। उसके लिए तमाम सरकार ने पहल भी की है। नीम कोटेड यूरिया की बात मैं करूं, नैनो यूरिया की बात करूं, इस तरह के सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। आगे अगर हम फैसलों की बात करें तो इसका क्या असर हुआ है अब तक, क्या परिणाम सामने आए हैं? क्या खेती को फ़ायदा हुआ, किसान को फ़ायदा हुआ? ये आपका प्रश्न बहुत वाजिब है, क्योंकि 67 ईयर तक और कोई फर्टिलाइज़र के लिए डोर ओपन ही नहीं हुआ। यूरिया का यूज़ करो, डीएपी का यूज़ करो, एनपीके का यूज़ करो, और अनबैलेंस सब्सिडी होने से जो सस्ता मिला वो किसान ने लगा दिया जी। टाइम पे खाद नहीं मिलने से जो मिला हो किसान ने लगा दिया। उसको अल्टरनेट फर्टिलाइज़र का ऑप्शन ही नहीं दिया गया। तो मोदी जी ने क्या किया कि भाई चलो आज यूरिया है तो वैसे ही आप यूरिया लगा देंगे तो 30% ही फसल ले पाएगी, बाकी 70% हवा में जाएगा और ज़मीन में नीचे चला जाएगा। उसका उपयोग और 12 घंटे में उसकी इफ़ेक्ट चली जाती है। जी। तो मोदी जी ने नीम कोटिंग के लिए आग्रह किया। तो नीम कोटिंग की गलन क्षमता और उसमें से एब्सॉर्ब 50% फसल को मिलने लगा, तो इतना फसल को फ़ायदा हुआ। फिर उसमें फर्टिलाइज़र में रिसर्च होना चाहिए। कोई भी सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन समय समय पर होना चाहिए। तो देश में मोदी जी ने नैनो यूरिया को प्रोत्साहित किया और ये देश का आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारे देश के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, हमारे मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोगों ने उसका प्रोडक्शन किया। अब भी आज 17 करोड़ बोतल प्रतिवर्ष बनाने की क्षमता हमने इस साल से हासिल कर ली। और ये नीम कोटिंग यूरिया की विशेषता ये है, एक बैग डीएपी और ये 500 ml बोतल, 500 ml बोतल में से आप स्प्रे पंप में डाल के स्प्रे कर दो, यूरिया लग गया। 80% एब्सॉर्ब हो जाता है, तो मिट्टी में जाता ही नहीं, हवा में नहीं जाता, तो मिट्टी का प्रदूषण नहीं होगा। क्योंकि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, उसकी नेगेटिव इफेक्ट आज हम देखने लगे हैं, कई डिसीज़ में भी आने लगी है। मैं तो हेल्थ मिनिस्टर भी हूँ तो मैं जानता हूँ। और उसकी उत्पादन क्षमता भी कम हो जाती है। सब फर्टिलाइज़र, केमिकल्स फर्टिलाइज़र मिट्टी में लगाने से वो एसिटिक हो जाता है, तो नुकसान होता है। तो जितना स्प्रे किया वो सारा उपयोग हो जाए 80%, अच्छी बात है। तो आज देश के किसानों ने बहुत जल्दी नैनो यूरिया को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद हमारी मिट्टी में सल्फर की कमी है, और सल्फर की कमी होने से जो न्यूट्रिएंट पौधा लेता है, तो न्यूट्रिएंट को पौधा लेने युक्त बनाने के लिए सल्फर बहुत आवश्यक होता है जी। तो अभी हमने सल्फर कोटिंग यूरिया इस पैकेज में अनाउंसमेंट किया है, और उसकी गलन क्षमता बहुत स्लो होती है, उसको स्लो रिलीज यूरिया भी कहा जाता है। और 1955 से यूरोप में है, अमेरिका में है, लेकिन देश में आया ही नहीं। तो उसको लाके, और ये लॉन्ग टाइम के लिए इफेक्टिव रहने से कम डालना पड़ता है, क्योंकि वो ज़मीन में रहेगा तो मिलता रहेगा। 25% यूरिया की बचत उससे हो जाएगी। तो ये अल्टरनेट फर्टिलाइज़र का ऑलरेडी फ़ायदा होने लगा, और हमने तय किया है 2026 तक 3 साल में हमें यूरिया का इंपोर्ट बंद कर देना है, 0 कर देना है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना है, और दूसरा अल्टरनेट फर्टिलाइज़र से अल्टरनेट यूरिया से रिप्लेस कर देना है जी। तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा हमारे किसानों को होगा जी। वैकल्पिक उर्वरक की अगर मैं बात करूं, ऑर्गेनिक उर्वरक की बात की जाए, तो एक महत्वपूर्ण कदम सरकार ने इस दिशा में उठाया। लेकिन मेरा सवाल एक कीमतों को लेकर है, क्योंकि सरकार मंत्रिमंडल की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला सब्सिडी को जारी रखने के संदर्भ में भी लिया गया। लेकिन कुछ सवाल ऐसे उठते थे कुछ साल पहले तक, जिसमें देश में उर्वरक का संकट सामने उभर के आता था।
कीमतों को लेकर सवाल उठते थे। क्या इन दोनों समस्याओं से किसान को निजात मिली है, राहत मिली है? देखो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, 2014 में मोदी जी ने सरकार बनाई, तब से आज तक यूरिया का 1 रुपया भी कीमत बढ़ाई नहीं, सब्सिडी बढ़ाते रहे। मोदी जी ने कहा कि किसान के जेब में पर भारण नहीं आना चाहिए। आपने कोविड क्राइसिस के दरमियान देखा होगा, पोर्ट बंद थे, फर्टिलाइज़र प्लांट बंद थे, और यूक्रेन क्राइसिस हो गई तो खाद मिलना बंद हो गया। यूरोप और अमेरिका जैसी कंट्री में खाद का, फर्टिलाइज़र का रेशनलाइज हुआ, लेकिन इंडिया ने उस वक्त दुनिया से खाद लाई और 1 बैग डीएपी की कीमत हो गई थी 4000 रुपया, 1 बैग यूरिया की कीमत हो गई थी 3500 रुपया। तो हम तो किसान को 266 रुपये में देते हैं, तो 1 बैग पर 3000 रुपया सब्सिडी दिया यूरिया की, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ाई। वैसे डीएपी की 1 बैग पर 2500 रुपया सब्सिडी दिया, 4000 में 1 बैग मिलती थी, हम किसानों को 1350 रुपये में देते थे, तो 2500 रुपया में सब्सिडी देनी पड़ती थी, हमने दिया। लास्ट ईयर वर्ष में 2,54,000 करोड़ रुपया हमने खाद के पीछे सब्सिडी दी जी। लेकिन किसान के लिए हमने कीमत नहीं बढ़ाई। तो मोदी गवर्नमेंट प्रो किसान गवर्नमेंट है जी। किसान को हम सहयोग करते हैं और वो हम उसको उपकार भाव में नहीं देखते। हम समझते हैं कि ये किसान हमारे देश के फूड सिक्योरिटी को एश्योर करता है, हमारा और दुनिया का पेट भरने का काम करता है, उसको मदद करनी चाहिए। तो मोदी जी सब्सिडी बढ़ाया लेकिन प्राइस नहीं बढ़ाई, और आने वाले दिनों में भी हम प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। किसान को आज जो जिस दर में खाद मिल रहा है वही दर में मिलती रहेगी जी, और इसीलिए सब्सिडी जारी रखने का फैसला भी मंत्रिमंडल ने लिया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण फैसला जिसका उल्लेख आपने पहले शुरू में किया, पीएम परिणाम योजना, इससे खेती किसानी को किस तरह से फायदा होगा, और उर्वरक सब्सिडी की नीति की अगर मैं बात करूं तो उसमें किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि राज्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। स्वाभाविक है, भारत सरकार कोई फैसला लेता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन तो राज्य को ही करना है। भारत सरकार केवल यहाँ बैठ के चिंता करेगी कि मिट्टी को बचाना है, मिट्टी को बचाना है। हमारा उसमें पीएम परिणाम योजना लाने का रीज़न ही ये है कि हम मिट्टी की गुणवत्ता को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आज जो पंजाब में स्थिति हुई, मैं आज एक पंजाब का रिपोर्ट पढ़ रहा था, 2017-18 में जो प्रोडक्शन था वो तब से डिक्लाइन होता, प्रति हेक्टर धान का प्रोडक्शन, गेहूं का प्रोडक्शन डाउन जाता रहा, तो आज 6 साल में वो 17% डाउन हो गया। और किसान का प्रोडक्शन डाउन हुआ तो किसान क्या करते हैं कि भाई मैं फसल को अच्छी फसल आई इसलिए वो फर्टिलाइज़र बढ़ाता गया, तो 10% फर्टिलाइज़र का कंजप्शन बढ़ा जी, लेकिन यील्ड 17% डाउन हो गई। रीज़न क्या? रीज़न सैचुरेट हो गया, फर्टिलाइज़र ज़्यादा हो गया। तो जब आपने अनबैलेंस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया तो मिट्टी ने रिएक्शन किया और उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को कम कर दिया। तो रेड अलर्ट है। ऐसा कई स्टेट में होने लगा, हरियाणा में होने लगा, यूपी के कई प्रांत विभाग में होने लगा, मध्य प्रदेश में होने लगा। जहाँ ओवर यूज फर्टिलाइज़र का होने लगा वहाँ सॉइल एसिडिक होने लगी। तो क्या करें? तो उसमें से हमने निर्णय किया कि राज्य ऐसा ना सोचे कि खाद इस सेंट्रल का सब्जेक्ट है और हम तो मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख देंगे कि हमारे यहाँ खाद नहीं है, या तो केंद्र सरकार के प्रति आक्षेप कर देना कि भारत सरकार खाद भेजती नहीं है। ये समस्या का समाधान हम राज्य और केंद्र साथ में मिलकर कैसे करें? तो मैं जब राज्य के एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करता था, मीटिंग करता था, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट लोगों से मीटिंग की, तो उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकार एफर्ट करे केमिकल फर्टिलाइज़र कम करने का, और केमिकल फर्टिलाइज़र कम करने के लिए अल्टरनेट फर्टिलाइज़र को प्रोत्साहित देना होगा। खाद तो चाहिए ही चाहिए, तो अल्टरनेट फर्टिलाइज़र, नैनो यूरिया, सल्फर कोटिंग यूरिया, ये सब टाइप के खाद को देना है।
और उसके लिए व्यापक अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम चलाना, उसको इंसेंटिवाइज करना, ऐसा कर नेचुरल फार्मिंग आज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो उसको मदद करना, एनिमल पॉपुलेशन बढ़ाने में मदद करना, उसके लिए जो सब्सिडी अपने राज्य में केमिकल फर्टिलाइज़र का कंजप्शन कम करने से बचेगी जी, वो हम उसको पास ऑन कर देंगे। तो राज्य को हम पास ऑन करेंगे तो राज्य सरकार उसमें उसका उपयोग करेगी। फॉर एग्जांपल, एक स्टेट है हरियाणा, वो 20 लाख मेट्रिक टन केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करता है, लेकिन उन्होंने ये 15 लाख मेट्रिक टन किया, 5 लाख मेट्रिक टन कंजप्शन कम किया, तो 5 लाख बच गया। 5 लाख की 3,000 करोड़ रुपया सब्सिडी बच गई, तो उसमें से 1,500 करोड़ रुपया हम स्टेट को दे देंगे, तो स्टेट को फायदा हो जाएगा। तो स्टेट उत्साह से अल्टरनेट फर्टिलाइज़र को प्रमोट करने के लिए प्रयास करेगी। हमारा उद्देश्य केवल सब्सिडी पास ऑन कर देने से सिद्ध नहीं होता है, हमारा उद्देश्य राज्य में अनाप चनाप केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग ना हो जी, ताकि मिट्टी की सेहत ना बिगड़े, उसकी उत्पादन क्षमता कम ना हो जाए और उसकी किसान की इनकम कम ना हो जाए। ये हमारा मूल उद्देश्य है। उसकी कीमत बढ़नी चाहिए, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़नी चाहिए, किसान को इनकम ज़्यादा होनी चाहिए। ये उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए पीएम प्रणाम योजना हम ला रहे हैं। जी, आप देश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, जाहिर तौर पर इस देश में लंबे समय तक ये चर्चा होती रही कि उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन किस तरह की उर्वरक का इस्तेमाल किया गया जिससे देश की मिट्टी खराब हुई, मिट्टी की गुणवत्ता पे उसका असर पड़ा और उसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये मुद्दा पर्यावरण से भी जुड़ा है, इन दोनों मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? मैं देखता हूं कि कई स्टडी सामने आई है, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइज़र, उसका ओवर यूज होने से उसको इन्वायरमेंट पर भी इफेक्ट आई है और ह्यूमन बीइंग पर, ह्यूमन हेल्थ पर भी इफेक्ट आई है और उसको हमें रोकना है। हमें हमारे स्वास्थ्य की चिंता करनी है तो पहले हमें हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य की चिंता करनी पड़ेगी जी। मिट्टी की सेहत अच्छी होगी तो हमारी सेहत अच्छी होगी। सारी दुनिया ये विषय को समझ चुकी है, उसके ऊपर डाइवर्ट हो गई है। हमें भी ये विषय के प्रति एकदम प्रोग्रेसिव मोड में काम करना है ताकि हम हमारा और हमारी सॉइल का स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकें। जी, मनसुख जी, एक बहुत बड़ा सवाल ये उभरता है यहाँ पर कि केंद्र सरकार कृषि को लेकर, खेती किसानी को लेकर तमाम कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, लेकिन जाहिर तौर पे उसका क्रियान्वयन राज्यों के जरिए ही होना है। वैकल्पिक उर्वरक की जब हम बात करते हैं या ऑर्गेनिक उर्वरक की बात की जाती है तो उसमें कई राज्य, जैसा आपने पंजाब का उल्लेख किया और पंजाब की स्टडी में उभर के भी आया है कि किस तरह नीतियों के चलते वहाँ पर किसान ने केमिकल फर्टिलाइज़र का अधिक से अधिक उपयोग किया, उत्पादन तो बढ़ा लेकिन गुणवत्ता खराब हुई। राज्यों की भागीदारी और इसमें सकारात्मक रूप से बढ़े, उसे लेके और क्या पहल जो फैसले मंत्रिमंडल के हैं उससे और कैसे भूमिका उनकी बढ़ेगी? उसमें जो पीएम प्रणाम योजना है वो योजना की ही मैं बात करूं क्योंकि वो भागीदारी वाली योजना है, उसको फ़ायदा होगा, वो प्रचार करेंगे और केमिकल फर्टिलाइज़र का कंजप्शन कम करेंगे तो भारत सरकार उसको सब्सिडी बचाएंगे, उसको इंसेंटिव देगी, सहयोग करेगी। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलकर करें तो ही आउटपुट मिल पाएगा। कभी फेडरल डेमोक्रेटिक सिस्टम में केंद्र और सेंट्रल और स्टेट अलग नहीं हो सकते, कोई योजना भी अलग नहीं सोची जा सकती है, उसका क्रियान्वयन भी अलग नहीं सोचा जा सकता है, क्योंकि कोई केंद्र राज्य है तो इट इज़ वन पार्ट ऑफ आवर कंट्री, ये हमारा देश का ही एक भाग है। इस तरह से गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम करे तो मैं मानता हूँ कि आज जो हमारे सामने चैलेंज आके खड़ी हुई है और भविष्य में उसको बहुत बड़ी चैलेंज के रूप में मैं देखता हूँ, क्योंकि सारे देश की मिट्टी की प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी तो देश की क्या हालत होगी। कल फूड सिक्योरिटी का इश्यू आ जाएगा। मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गया था तो दुनिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इंडिया की सराहना कर रही थी, क्योंकि यूक्रेन क्राइसिस होने से दुनिया में फूड ग्रेन की क्राइसिस है, फूड सिक्योरिटी की चिंता है लोगों को,
ऐसी स्थिति में भारत जैसा देश जिसका पॉपुलेशन 1.4 बिलियन 140 करोड़ का हो, पहले तो उसको स्वयं के फूड सिक्योरिटी की इश्यू होता है। तो ये हम आज फूड ग्रेन पर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इतना ही नहीं, हम दुनिया को मदद कर रहा है। तो ये बरकरार रहना ये आवश्यक है, बरकरार रखना हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए ये बरकरार रखने के लिए हमें हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन ना हो जाए। तो प्रोडक्टिविटी डाउन ना हो जाए उसके लिए क्या करना है, तो कि बैलेंस यूज फर्टिलाइज़र का उपयोग करना है, अल्टरनेट फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। ये करने से केमिकल फर्टिलाइज़र का कंजप्शन कम होगा तो मिट्टी की सेहत अच्छी रहेगी। ये समय की मांग है। जी बिल्कुल, लेकिन एक सवाल यहाँ पर अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। ये बात सही है कि सरकार किसानों को राहत देने के लिए सब्सिडी पे खासी छूट देती है, राहत देने का काम करती है, और मोदी सरकार ने भी लगातार इस तरह के फैसले किए हैं। लेकिन सवाल देश की अर्थव्यवस्था का भी है, राज्यों की अर्थव्यवस्था का भी मुद्दा है। और ऐसे में जो वैकल्पिक उर्वरक की हम बात करते हैं, ऑर्गेनिक उर्वरक की हम बात करते हैं, उससे क्या जो बोझ खजाने पे पड़ता है उसमें कमी लाई जा सकती है? उसमें खजाने में अभी बोझ पड़ रहा है, उसकी मुझे शॉर्ट टाइम में तो हम उसको कम कर पाएंगे ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। हम समझ लो कि केमिकल फर्टिलाइज़र का कंजप्शन कम करने की बात कर रहे हैं जी, लेकिन ये कंजप्शन कम हो उसके लिए जो विकल्प में हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र को प्रोत्साहित देना चाहते हैं, तो उसको जब हम प्रोत्साहित करेंगे तो उसको सहयोग करना पड़ेगा। तो उसमें जो बचत हुई वो बचत यहाँ यूज हो जाएगी। तो वर्तमान समय में हम सब्सिडी कम करने के पीछे नहीं भागेंगे। वर्तमान समय में हम देश की मिट्टी की सेहत को बचाने के पीछे भाग रहे हैं, ताकि एक बार ये हो गई, मिट्टी की सेहत ठीक हो गई तो ऑटोमेटिक प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक बाद में केमिकल फर्टिलाइज़र का कंजप्शन कम हो जाएगा, अदर फर्टिलाइज़र, नेचुरल फार्मिंग चालू हो जाएगी, ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइज़र का उपयोग होने लगेगा, नैनो फर्टिलाइज़र का उपयोग होने लगेगा। तो धीरे 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 ऑटोमेटिक सब्सिडी बचने लगेगी। तो वर्तमान समय में तो मुझे नहीं लगता है कि सब्सिडी का जो भारण है हमसे कम हो। धनसुख जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी लगातार देश के किसानों और खेती को लेकर अपना फोकस रखते हैं, उनको राहत कैसे मिले, कल्याणकारी योजना शुरू करते हैं, चाहे बात मैं किसान सम्मान निधि की करूं या नीतिगत और फैसलों की जाए। देश का किसान जो है वो आर्थिक रूप से उसके जीवन में क्या बदलाव आया है पिछले 9 सालों में, क्योंकि आपकी सरकार ने 9 सालों का भी सफ़र पूरा कर लिया है, और किसानों को लेकर आपकी सरकार का ये कहना रहा है कि प्राथमिकता में किसान और खेती ऊपर रही है। देखो, हमने किसान के जीवन में बदलाव आए, उसके लिए जो फैसला किया उसकी असर हमने किसान के जीवन में दिखने लगी है। उसके परिवार की इनकम बढ़ी है। हमने केवल किसान सम्मान निधि से उसके अकाउंट में पैसा डाल दिया ऐसा ही नहीं किया, हमने कई ऐसी योजना चलाई। फॉर एग्जांपल, किसान अपने यहाँ उत्पादन ज़्यादा ले पाए, क्या करना चाहिए, तो ड्रिप इरिगेशन करना चाहिए। कम पानी हो तो भी उत्पादन बढ़े, तो ड्रिप इरिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमने प्रयास किया, अच्छी तरह से सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है। दूसरा, किसान जब फसल पैदा करते हैं और उस वक्त उसको जब बेचने जाए तब मार्केट ड्रिवन उसको पैसा मिलता है, तो ये तो उचित नहीं। एमएसपी की बात तो हर लोग करते थे, लेकिन स्वामीनाथन कमीशन ने जो रिकमेंडेड किया था इतनी एमएसपी देना हमने ही शुरू किया। लास्ट ईयर 2,78,000 करोड़ रुपया हमने एमएसपी से प्रोक्योरमेंट करने के पीछे लगाया, तो किसान के लिए खर्च हुआ। वैसा तो किसान के जेब में पैसा आया। न्यू सीड, देश में पहले तो न्यू सीड लाने की इजाज़त भी नहीं थी, तो देश में नया सीड आए, देश में नया फर्टिलाइज़र आए, देश के किसान अपनी फसल का उसको इनाम के द्वारा देश के कोई भी पार्ट में बेचे। पहले तो क्या था, जो कोई आएगा व्यापारी गांव में और वो जो कहेंगे कि ये दाम तो यही दाम, अभी ये नहीं है। सोशल मीडिया के ज़माने में
किसान के बेटा है, वो कहता है कि पापा क्या फसल, हमारी फसल का क्या दाम बोलता है, तो कहेंगे कि ये तो व्यापारी ये बोलता है, तो तुरंत ही इनाम प्लेटफॉर्म ओपन करके देख लेंगे कि पंजाब की मंडी में क्या है भाव, दिल्ली की मंडी में क्या है, देश के 4-5 सिटी में देख लेंगे और उसको तुरंत ही कहेंगे कि ये भाव नहीं, ये है, और वो नहीं देंगे तो वो यहाँ बेचेंगे। तो ये बदलाव है, किसान के जीवन में बदलाव है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसान, आज देखो ब्रॉडकास्टिंग से सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, वेदर इन्फॉर्मेशन किसान को भी। मैं बिपरजॉय साइक्लोन आया तो मैं गुजरात में था, कच्छ के कोस्टल लाइन को हिट किया, तो उस वक्त मैंने देखा जो हमारा वेदर ब्रॉडकास्टिंग ने हमें मदद किया, जिस रूट से वो एंटर होना था वही रूट से गुजरात में एंटर किया। 200 किलोमीटर के एरिया में 125 किलोमीटर की स्पीड से साइक्लोन ने हिट किया, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। बेस्ट मैनेजमेंट है, किसान को कम से कम नुकसान हुआ जी, बेस्ट मैनेजमेंट है। तो हमने कुल मिला के एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ किसान के लिए जो कार्य योजना बनाई, उसका आउटपुट है आज किसान धीरे 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 प्रगति के पथ पर है, अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उसकी जीवन शैली में सुधार हुआ है, और किसान और कैसे आगे बढ़े और कैसे समृद्ध हो, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनसुख जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थे देश के केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया जी, जिनसे हमने जानने की कोशिश की जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उर्वरक को लेकर जो बड़ा फैसला लिया है 3,70,000 करोड़ रुपए का, उससे किसानों को, खेती को कितना फ़ायदा होगा, आम आदमी को कितना फ़ायदा होगा और देश की अर्थव्यवस्था को कितना फ़ायदा होगा। इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।